याद रखें, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप वह कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा ही नहीं। वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपका दोस्त कपिल त्यागी। आज की हमारी क्लास आधुनिक भारत है, जिसमें हम भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के साथ साथ बंगाल के नवाब, ईस्ट इंडिया कंपनी, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध तथा इसी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश सरकार के प्रभाव के टॉपिक पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखिए, भारत में कुछ यूरोपीय कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई। उन देशों की कंपनियों का एक सीक्वेंस है, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बाद डेनिश और सबसे बाद में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ से कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी है जिसने भारत में व्यापार करने के लिए भारत में एंट्री की। तो उसमें एक नाम आएगा पुर्तगाली। और यदि इसी सीक्वेंस में देखें तो एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे लास्ट में आने वाली किस देश की कंपनी थी या कौन सा देश था। तो उसमें ऑप्शन आएगा आपका फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांस। दूसरा कि इसमें आपको ये सीक्वेंस भी याद रखना है, पुर्तगाली डच डेनिश, सॉरी पुर्तगाली डच अंग्रेज डेनिश और फ्रांसीसी, क्योंकि कई एग्जाम में ये सीक्वेंस कई बार पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने 1503 में सबसे पहले इनके एक फैक्ट्री केरल के कोची में लगी। यहाँ पर फैक्ट्री शब्द के साथ साथ एक शब्द कोठी शब्द भी आएगा, यानी कि पुर्तगालियों की पहली कोठी कहाँ लगी। तो कोठी का मतलब यहाँ पर फैक्ट्री सही है। और पुर्तगालियों ने दूसरी अपनी फैक्ट्री कन्नूर में लगाई। इसी तरह से यदि हम डच की बात करें, डचों की बात करें तो डचों की पहली फैक्ट्री 1605 में मछलीपट्टम में लगी। मछलीपट्टम आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। यदि हम आपको एक मैप बनाएं के लिए, तो ये आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पर ये मछलीपट्टम लोकेटेड है। ये इस तरह से ये ऐसे जाएगा। तो डचों की पहली फैक्ट्री 1605 में मछलीपट्टम में लगी। इसी तरह से इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री बंगाल के चिनसुरा में लगाई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री या पहली कोठी ये मछलीपट्टम में लगी। और ये पहली अस्थाई फैक्ट्री लगाई गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ये यही स्थान है जहां पर हमने आपको ये लोकेशन दिखाई है, मछलीपट्टम। अंग्रेजों की दूसरी फैक्ट्री सूरत में लगी और ये फैक्ट्री पहली अस्थाई फैक्ट्री थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसी तरह से डेनिश, डेनिश एक देश है जिसका नाम है हॉलैंड, और हॉलैंड को अब नीदरलैंड बोला जाता है। तो डेनिश की पहली फैक्ट्री 1620 में लगी और ये लगाई गई थी केरल के तिरुम्बकुबार में। ये हिस्सा यहाँ पर है। इसी तरह से इनकी दूसरी फैक्ट्री श्रीरामपुर बंगाल में लगी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में लगी। ये पहली फैक्ट्री थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की। और इसी तरह से इनकी एक दूसरी फैक्ट्री मछलीपट्टम में लगी। थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। आइए कुछ डिटेल देखते हैं। तो यहां से मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि सबसे पहले किस देश की फैक्ट्री लगी, पुर्तगालियों की, और सबसे बाद में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये सीक्वेंस भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा वास्को डिगामा का। 1498 में सबसे पहले वास्को डिगामा, जो एक पुर्तगाली नाविक था,
ये केरल के कालीकट तट पर पहुंचा। इसे भारत की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। अच्छा, पुर्तगाल का एक नाविक था वास्को डी गामा। ये पुर्तगाल से अमेरिका की खोज के लिए निकला कि उसको अमेरिका एक देश है, उसके वहां पर पहुंचना था। लेकिन गलती से ये अमेरिका पहुंचने की बजाय जो इंडिया है, भारत, वहां पर पहुंच गया। तो इसलिए वास्को डी गामा को भारत की खोज का श्रेय दिया जाता है। खोज का मतलब कि भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत 1498 में ही बनकर तैयार हुआ। भारत पुर्तगालियों के लिए अनजान था 1498 से पहले, क्योंकि ऐसी कोई कनेक्टिविटी नहीं थी जो भारत को यूरोप से राष्ट्र यानी कि सड़क मार्ग से जोड़ता हो। उस समय, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, कि उस समय देशों से संपर्क सिर्फ पानी के जरिए ही हो सकता था। तो इसलिए वो अपनी एक नाव लेकर केरल के काली तट पर पहुंचा। इसलिए इसे भारत की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली कोठी, देखिए कोठी या दुर्ग, 1503 में केरल के कोची में बनाई। फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा, इंपोर्टेंट है ये। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। भारत में प्रथम पुर्तगाली भारत में प्रथम पुर्तगाली वायरस फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा आया या बनकर आया। और इन्होंने भारत में शांत जल नीति अपनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसका मतलब यह था कि इन्होंने भारत की इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी इंटरफेयर नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1509 में पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर अल्फांसो एल्ब्रुक भारत आया। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसकी मृत्यु भारत के गोवा में हुई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री या कोठी कहाँ लगी? केरल के कोचीन में। पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा। भारत में पुर्तगालियों का रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? फ्रांसीसी एल्ब्रुक को। और फ्रांसीसी एल्ब्रुक जो भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक था, इसकी मृत्यु भारत में कहाँ हुई? ये हुई है गोवा में। इसी तरह से 1524 को वास्को डी गामा की मृत्यु भी भारत में ही हुई है, केरल के कोची में। पुर्तगालियों ने अपनी एक कोठी हुगली, बंगाल में भी बनाई थी। पुर्तगालियों ने व्यापार पर नियंत्रण के लिए काफिला व्यवस्था को लागू किया। नेक्स्ट पॉइंट, 1556 में पुर्तगालियों ने भारत के गोवा में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लगाई, धर्म प्रचार के लिए। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस किसने लगाई? पुर्तगालियों ने लगाई। और कहां पर लगाई? गोवा में लगाई। पुर्तगाली मध्य भारत से भारत में तंबाकू, मक्का और आलू भारत लेकर आए थे। भारत में आलू लाने का श्रेय आलू, मक्का और तंबाकू पुर्तगालियों को जाता है। लेकिन ये फसल कहाँ की है? मध्य अमेरिका की। इसी तरह से पुर्तगाली भारत में अनानास, काजू, पपीता, बादाम, मूंगफली, लीची और संतरा लेकर आए। ये नीचे की जो सारी की सारी फ्रूट्स या फसल हैं, ये सब पुर्तगालियों की देन है। और तंबाकू और मक्का लेकर भारत में पुर्तगाली आए थे, लेकिन इनकी फसल मध्य अमेरिका में होती थी। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच का मतलब है डेनमार्क। इनकी पहली कोठी 1605 में पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में लगी। डचों की एक कोठी बंगाल के चिंसुरा में भी लगाई गई थी। इसमें कोई इससे अलग कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। और नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1599 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और इसे भारत में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार दिया। जिस समय ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर थे। लेकिन भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री स्थापित की गई, उस समय मुगल बादशाह
थे जहांगीर। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, ये बनी थी ब्रिटेन में, तो उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर। लेकिन भारत में जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की कोठी खोली गई, फैक्ट्री लगाई गई, उस समय मुगल बादशाह थे जहांगीर। भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी मिल्डेन होल था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। कलर चेंज कर लेते हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1608 में पहला अंग्रेजी राजदूत कैप्टन हॉकिंस, इसका नाम याद रखना है, कैप्टन हॉकिंस, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर भारत आया। हॉकिंस जब भारत आया, उस समय जहांगीर का शासन था, और हॉकिंस फारसी भाषा का बहुत बड़ा विद्वान था। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया और इंग्लिश खान की उपाधि दी, और भारत में 2 व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति दी। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का कौन सा राजदूत भारत आया, तो उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जब भारत आया, तो जहांगीर ने उसे कितने का मनसब दिया? 400 का मनसब दिया। और कौन सी उपाधि दी? इंग्लिश खान की उपाधि दी। और भारत में कैप्टन हॉकिंस की ने ही जहांगीर से 2 व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति प्रदान की थी, या अनुमति प्राप्त की थी। अब ये 2 फैक्ट्री कहां पर लगी? अंग्रेजों की 1611 में अंग्रेजों ने पहली कोठी पूर्वी तट मछलीपट्टनम में खोली, और इसी तरह से 1613 में अंग्रेजों की दूसरी कोठी सूरत में खोली गई। वैसे तो ये बता ही दिया है आपको। ये प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर है ये मछलीपट्टनम, और इनकी दूसरी कोठी खुली है सूरत में, ये यहाँ पर। 1615 में दूसरा अंग्रेजी राजदूत टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। जहांगीर के दरबार में पहला राजदूत कैप्टन हॉकिंस, और कैप्टन हॉकिंस के बाद कैप्टन हॉकिंस आया था 1608 में, और 1615 में दूसरा अंग्रेजी राजदूत आया जिसका नाम था सर टॉमस रो। 1651 में अंग्रेजों की एक कोठी बंगाल के हुगली में भी लगाई गई। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नाक है। मुंबई का संस्थापक ओनाल्ड ओजिगर है, ओगिजियर है। मद्रास का फाउंडर यानी संस्थापक फ्रांसिसी डे है। और कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। नेक्स्ट है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 1616 में हुई, और इन्होंने पहली फैक्ट्री 1620 में केरल के तिरुम्बकोर और दूसरी बंगाल के श्री रामपुर बंगाल में लगाई। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस के राजा कौन थे? तो उनका नाम था लुइस फोर्टीन। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई फोर्टीन के शासनकाल में हुई। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री 1668 में सूरत में लगाई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी 1664 में, किसके शासनकाल में? लुइस फोर्टीन के शासनकाल में। लेकिन भारत में इनकी पहली फैक्ट्री लगी है 1668 में सूरत में। नेक्स्ट टॉपिक है आंग्ल फ्रेंच युद्ध। फ्रांसीसी व अंग्रेजों के बीच लड़े गए युद्ध। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच 3 बड़े युद्ध लड़े गए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध, और तीसरा कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक चला। दूसरा
49 से 54 और तीसरा 57 से लेकर 63 के समय तक रहा। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था, या जो युद्ध लड़ा गया, इसका नाम था प्रथम कर्नाटक युद्ध। और ये युद्ध लड़ा गया था, इंपॉर्टेंट है, ओस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए। ओस्ट्रिया यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी वियना है। तो वहां पर उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो उस बात को लेकर फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध हुआ जिसका नाम था प्रथम कर्नाटक युद्ध। और ये युद्ध एक्सला चैपल संधि के बाद समाप्त हो गया। इसमें ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला। दूसरा कर्नाटक युद्ध 49 से 54, ये युद्ध कर्नाटक के नवाब पद के लिए लड़ा गया, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। अंग्रेजों का जो कमांडर इन चीफ था, सेनापति, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और फ्रांसीसी सेना का जो कमांडर इन चीफ था, उसका नाम था डुप्ले। तो इस युद्ध में जो अंग्रेज थे वो विजयी रहे और फ्रांसीसी हार गए। तीसरा कर्नाटक युद्ध, इसी समय वांडीवास का युद्ध हुआ। और ये युद्ध पेरिस की संधि 1763 के बाद खत्म हो गया। फ्रांसीसी ये युद्ध हार गए थे और इसमें जो अंग्रेज थे उनकी प्रभुत्व सत्ता और मजबूत हो गई। नेक्स्ट है वांडीवास का युद्ध। अच्छा, ये युद्ध पूछा जाएगा, वांडीवास का युद्ध कब हुआ, तो इसका समय है 22 जनवरी 1760। किस किस के बीच हुआ, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। अंग्रेजों का जो कमांडर इन चीफ था वो था आयरकूट। और फ्रांसीसी सेना का जो कमांडर इन चीफ था वो था काउंट लाली। इसमें भी फ्रांसीसी हार गए। इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी बहुत कमजोर पड़ गए। नेक्स्ट है बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें हम एक बंगाल के नवाब हैं सिराजुद्दौला। ब्लैक होल घटना, ये है 20 जून 1756 की। इसके बाद है प्लासी का युद्ध, ये एक सीक्वेंस है 23 जून 1757। इसके बाद मीर जाफर, इसके बाद मीर कासिम, और इसके बाद है बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। तो सबसे पहले देखते हैं, बंगाल के एक नवाब थे सिराजुद्दौला। 1651 में अंग्रेजों ने बंगाल के उत्तराधिकारी शाहजुदा से अनुमति लेकर हुगली में कारखाना स्थापित किया। 1756 में बंगाल के नवाब जो हैं वो चेंज हो गए। शाहसुदा के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। बंगाल में अंग्रेजों की बढ़ती हुई मनमानी से नाराज होकर जून 1756 में नवाब ने कलकत्ता के कासिम बाजार पर आक्रमण किया। अच्छा, हुगली में जो अंग्रेजों ने कारखाना लगाया था, तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने जो बंगाल था उस पर कंट्रोल करना चाह रहे थे, अपनी कुछ मनमानी कर रहे थे। तो सिराजुद्दौला जो 1756 में बंगाल के नवाब बने, वो अंग्रेजों की मनमानी से बहुत नाराज थे। और उन्होंने जून 1756 में कलकत्ता का एक बाजार है कासिम बाजार, इस पर आक्रमण कर दिया या आक्रमण किया। नेक्स्ट है ब्लैक होल घटना, कालकोठरी त्रासदी 20 जून 1756 को। अच्छा, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने जो कलकत्ता के कासिम बाजार पर हमला किया था, ये इसके बाद का इंसिडेंट है। नवाब ने फोर्ट विलियम के एक बहुत छोटे कमरे में 146 अंग्रेज, जिसमें उनके महिला और बच्चे थे, उनको एक कमरे में बंद कर दिया। जब अगले दिन कमरा खोला गया तो 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। यानी 123 जो महिलाएं और बच्चे थे वो दम घुटने से मर गए। इस घटना से नाराज होकर अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल पर आक्रमण कर दिया, जिस कारण नवाब को अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि करनी पड़ी। मतलब बंगाल के नवाब जो था उसको झुकना पड़ा, बात हारने तक की आ गई थी। नेक्स्ट, इसी संधि के अंतर्गत अगस्त 1757 में अंग्रेजों ने कलकत्ता में एक टकसाल स्थापित की। जो अलीनगर की संधि हुई थी उसी के अनुसार अंग्रेजों ने कलकत्ता में एक टकसाल स्थापित की। अब धीरे धीरे अंग्रेज क्या थे, वो बंगाल के ऊपर अपना कंट्रोल बना रहे थे।
नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ है 23 जून 1757 को। सबसे पहला क्वेश्चन तो प्लासी के युद्ध पर यही आता है। इंपॉर्टेंट युद्ध है। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। प्लासी कहाँ है? प्लासी है बंगाल के नदिया जिले के भागीरथी, भागीरथी मतलब हुगली नदी के किनारे। और प्लासी का युद्ध हुआ है बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। जिस समय प्लासी का युद्ध हुआ उस समय भारत में मुगल बादशाह थे आलमगीर द्वितीय। इस प्लासी के युद्ध में बंगाल के तीन सेनापति थे, तीन विश्वास पात्र। इन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, विश्वासघात किया था। इस युद्ध में नवाब के तीन विश्वास पात्र अंग्रेजों के साथ मिल गए। इनमें से एक का नाम था मीर जाफर, एक का नाम था यार लतीफ खान और एक था राजा दुर्लभ राय। ये नवाब के तीन विश्वास पात्र थे, लेकिन इन्होंने नवाब के साथ विश्वासघात किया और ये अंग्रेजों के साथ मिल गए। और इसका रिजल्ट क्या निकला? इस युद्ध में नवाब की ओर से देखिए दो मोहनलाल और मीर मदान, दो ऐसे सैनिक थे जो नवाब की ओर से बहुत बहादुरी से लड़े थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मोहनलाल और मीर मदान बहुत बहादुरी से लड़ते हुए मारे गए। यह युद्ध नवाब हार गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व, सेना का नेतृत्व या कमांडर इन चीफ कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति कहा जाता है, ये इसका एक टाइटल है। बक्सर के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की वास्तविक शक्ति को रॉबर्ट क्लाइव ने ही स्थापित किया था। भारत से जाने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटेन में आत्महत्या कर ली। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति किसको कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। वो कौन सा सेनापति था, कमांडर इन चीफ था, जिसने एक बड़े युद्ध को जीतने के बाद ब्रिटेन में जाकर आत्महत्या की? और उसमें एक नाम आएगा रॉबर्ट क्लाइव का। नेक्स्ट है मीर जाफर। यही मीर जाफर वो गद्दार है जिसने नवाब के साथ विश्वासघात किया था। 28 जून 1757 को मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों के द्वारा बंगाल में बनाया गया यह पहला नवाब था, क्योंकि अब तो अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया। मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है, चमचा बोला जाता है। नेक्स्ट नाम है मीर कासिम। ये मीर जाफर के दामाद थे। मीर जाफर ने अपने दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया, या नेक्स्ट नवाब बने मीर कासिम। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए जिस पर इस तरह का कोई लोगो लगा हुआ है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हमने आपको इसमें भी इंपॉर्टेंट में भी हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? मुंगेर में। मीर कासिम ने मुंगेर में तोप और बंदूक बनाने का कारखाना बनाया या स्थापित किया। अच्छा, जो मीर कासिम था ये भी अंग्रेजों की मनमानी से नाराज था। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध पहला पॉइंट है कि कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर कहाँ है? बक्सर है बिहार में। देखिए, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए एक ज्वाइंट फोर्स, एक संयुक्त सेना बनाई, क्योंकि मीर कासिम भी अंग्रेजों की मनमानी से नाराज था। अंग्रेजों से लड़ने के लिए इसने एक संयुक्त सेना बनाई और इस सेना में किसे शामिल किया? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सुराजुद्दौला और बंगाल की अपनी सेना। ये तीन सेना मिली और इन्होंने एक ज्वाइंट फोर्स बनाई जिसका नाम था संयुक्त सेना। अब जब ये युद्ध हुआ तो संयुक्त सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई।
इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्लासी के युद्ध के समय कमांडर इन चीफ था ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव, और बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर इन चीफ था हेक्टर मुनरो। इस युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव को फिर से वापस इंग्लैंड से बुलाया गया। अच्छा, प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव वापस ब्रिटेन चले गए थे। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। तो बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों को यह महसूस हुआ कि अब पूरे भारत को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और भारत के बारे में अधिक जानकारी थी रॉबर्ट क्लाइव को। और रॉबर्ट क्लाइव थे उस समय ब्रिटेन में। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी बक्सर का युद्ध जीत गई, तो उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को वापिस दोबारा से इंग्लैंड से वापस भारत बुलाना पड़ा, या भारत वापिस उसको बुलाया गया। नेक्स्ट टॉपिक है इलाहाबाद की संधि। अब बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीत चुके थे और भारत में रॉबर्ट क्लाइव आ चुका था। तो अब होती है इलाहाबाद की संधि। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई। 12 अगस्त 1765 को। देखिए, बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव और मुगल शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। इस संधि की मुख्य शर्तें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी गई, और कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना मंजूर किया। ये इलाहाबाद की संधि की दो प्रमुख विशेषता थी। और बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, और इस युद्ध के बाद लगभग संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों का भारत के ऊपर पूरा कंट्रोल स्थापित हो गया। तो उसमें एक नाम आएगा बक्सर का युद्ध। द्वैत शासन, डायआर्की सिस्टम। द्वैत शासन का मतलब है कि दो तरह का शासन, दो प्रकार का शासन शासन ये भारत में रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया। यानी कि उस समय कंपनी के जो काम थे उन्हें दो भागों में बांट दिया। एक काम था सिविल वर्क, दीवानी कार्य, और दीवानी कार्य से थे अलग अन्य कार्य। तो जो दीवानी कार्य थे, इसमें क्या था, मालगुजारी या टैक्स वसूलना, ये रॉबर्ट क्लाइव ने भारतीयों को दिया। और जो अन्य कार्य थे, वो अंग्रेजों ने अपने पास रखे। द्वैत शासन शब्द पहली बार लियो कार्टिस ने दिया। देखो, बंगाल में सबसे पहले द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया, और उसके बाद 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, जिसको मोंटे चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, तो उसमें प्रांतों में पहली बार डायआर्की सिस्टम, द्वैत शासन शुरू किया गया था। सबसे पहले द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने की, इसलिए इसे द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया। ये फ्रांसीसियों की बात हो रही है, तो इसमें ऑप्शन आएगा सूरत। किस यूरोपीय कंपनी ने भारत में प्रथम सामुदायिक व्यापारिक केंद्र खोला। पुर्तगाली। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता किसको माना जाता है। प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश सरकार का प्रभाव। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश सरकार का प्रभाव इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से मेंस का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले कुछ पॉइंट है। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन शुरू किया, और इसी ने एक सिस्टम शुरू किया जिसका नाम था पंचशाला सिस्टम। और 1786 में एक राजस्व बोर्ड, रिवेन्यू बोर्ड का गठन किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश सरकार का प्रभाव, तो एक सिस्टम है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था या महलवाड़ी व्यवस्था। ये तीन सिस्टम है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत से टैक्स यानी कि लगान वसूलने के लिए ये तीन सिस्टम शुरू किए थे।
पहला है जमींदारी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। थोड़ी डिटेल हम पढ़ेंगे, हम पहले आइए नॉर्मली देखते हैं। ये शुरू किया था 1793 में कॉर्नवालिस ने। इसे सूर्यास्त कानून कहा जाता है, डिटेल हम नीचे पढ़ेंगे। यह 19% भूभाग पर लागू किया गया था, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के वाराणसी और गाजीपुर क्षेत्र और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में लागू किया गया। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये शुरू किया था 1792 में कर्नल रीड व मुनरो ने, और ये शुरू किया था मद्रास के बारामाहल जिले में। इसके बाद 1820 में इसे पूरे मद्रास में लागू किया गया, और ये 51% भूभाग पर लागू की गई थी। ये मुंबई, मद्रास, असम और पूर्वी बंगाल में लागू की गई। टैक्स सिस्टम है ये, लगान वसूलना। महलवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी 1822 में हॉट मैकेंजी ने। ये 30% भूभाग पर लागू की गई, और ये व्यवस्था लागू की गई थी यूपी, मध्य प्रांत और पंजाब में। अच्छा, जो जमींदारी व्यवस्था है कॉर्नवालिस ने शुरू की थी 10 साल के लिए। इसने ये कहा कि गांव से जो लगान वसूला जाएगा, ये लगान जमींदार वसूलेंगे। यानी कि गांव से लगान वसूलने की जिम्मेदारी जमींदारों को दी गई, इसलिए इसे जमींदारी व्यवस्था कहा गया। गांव से लगान जमींदार लगान वसूलते थे, और उस लगान को जमींदार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने में जमा कराते थे। यदि बात की जाए रैयतवाड़ी व्यवस्था की, तो इसमें रैयत का मतलब है किसान। इस सिस्टम में किसान सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी को लगान देता था। इसमें कोई बिचौलिया बीच में नहीं था, मीडिएटर। महलवाड़ी व्यवस्था, इसमें एक पूरे के पूरे गांव को महल मान लिया जाता था। अब उस पूरे गांव को लगान अ, महलवाड़ी व्यवस्था में पूरे गांव को महल मान लिया जाता था, तो लगान वसूलने की जिम्मेदारी उस पूरे महल की होती थी, यानी कि पूरे गांव की होती थी। वो पूरा गांव मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी को लगान देता था। तो यहाँ पर तो महलवाड़ी व्यवस्था में पूरा गांव, जो जितना बड़ा किसान था वो उसी हिसाब से लगान देता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो पूरा गांव मिलकर लगान दे रहा है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में अलग अलग इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से किसान ईस्ट इंडिया कंपनी को लगान दे रहा है, और यहाँ पर गांव से जो लगान वसूला जा रहा है, उसको वसूल रहे हैं जमींदार। रैयतवाड़ी और महलवाड़ी में सीधा लगान जा रहा है कि अंग्रेजों के पास, लेकिन यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था में लगान जा रहा है पहले जमींदारों पर, और उसके बाद जाएगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर या ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। इलाहाबाद संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्विवेद शासन की शुरुआत की। ये शासन 1765 से 72 तक चला। 1772 में इन्होंने एक पंचशाला व्यवस्था शुरू की, जिसमें उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया जाता था। वो जमींदार लगान वसूलेगा जो सबसे बड़ा ऊंची बोली लगाएगा लगान की। देखते हैं कुछ डिटेल। जमींदारी व्यवस्था, बंदोबस्त व्यवस्था। 1786 में कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। देखिए, ध्यान रखना, कॉर्नवालिस को ही भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज का फादर कहा जाता है। भारत में सिविल सर्विस का जनक या सिविल सर्विस शुरू करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही जाता है। 1793 में कॉर्नवालिस ने यह सिस्टम 10 साल के लिए लागू किया। जमींदारी व्यवस्था ये क्या थी? लगान हमेशा के लिए निर्धारित कर दिया गया, और लगान वसूलने का काम जमींदारों को दिया गया। जो जमींदार लगान वसूलते थे, वो 10 बटे भाग ब्रिटिश सरकार को देते थे, और 1/11 भाग जमींदार अपने आप खुद रखते थे। यानी वो इनका मेहनताना होता था। इस कानून को सूर्यास्त कानून कहा गया, क्योंकि इसके अंतर्गत यदि सूर्यास्त तक जमींदार लगान वसूल नहीं कर पाते थे, तो उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। इसलिए इसे सनसेट रूल, सूर्यास्त कानून कहा गया जमींदारी व्यवस्था को। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सूर्यास्त कानून किसको कहा जाता है, परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम को। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखिए, रैयत का अर्थ होता है किसान। इस व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार सीधे किसान से लगान वसूलती थी, और लगान होता था 50%। भाई,
तुम्हारे यहाँ पर जितना भी अनाज या जितने भी चावल हुए हैं उसका 50% आपको सरकार को देना है। सरकार और किसानों के बीच कोई बिचौलिया नहीं होता था और किसान को ही भूमि का स्वामी माना जाता था। नेक्स्ट है नंबर थर्ड, महलवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था में पूरे गांव को एक महल मान लिया जाता था, अर्थात टैक्स देने की जिम्मेदारी पूरे गांव की होती थी और इसमें लगान की दर मानचित्र और पंजियों के द्वारा निर्धारित की जाती थी इस महलवाड़ी व्यवस्था में। तो इम्पोर्टेंट है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो पॉइंट जो हैं अच्छे से तैयार करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। तो थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। कुछ पॉइंट है। 1556 में पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लगाई गोवा में। 1684 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी मुंबई में एक प्रेस लगाई। 1766 1766 में विलियम बोल्ट्स ने सर्वप्रथम समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया था। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। इससे नाखुश होकर इनको ब्रिटेन बुला लिया गया। इन्हें बोला गया कि आपको वहां पर न्यूज़पेपर छपवाने के लिए नहीं भेजा है, भारत को कंट्रोल करने के लिए भेजा है। तो ब्रिटिश सरकार नाराज हुई और इनको भारत वापस बुला लिया गया, सॉरी ब्रिटेन वापस बुला लिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, द बंगाल गजट। यह भारत का प्रथम समाचार पत्र है। फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर, जिसका नाम था बंगाल गजट, और ये प्रकाशित हुआ 1780 में। ये अंग्रेजी भाषा में था और इसके संपादक थे, ऑडिटर थे जेम्स आगस्ते हिक्की। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा में है और इसके ऑडिटर संपादक थे जेम्स आगस्ते हिक्की। 1799 में सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेज़ली ने भारत में प्रेस सेंसरशिप लागू की। इसमें क्या था, सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाने हेतु उसका संपादक, मुद्रक और मालिक का नाम अखबार में देना अनिवार्य किया गया। ये था प्रेस सेंसरशिप कानून, जो लागू की थी लॉर्ड वेलेज़ली ने। नेक्स्ट है बंगाल गजट। यह प्रकाशित हुआ 1816 में। किसी भारतीय द्वारा निकाला गया प्रथम समाचार पत्र। देखिए, बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र था। यह अंग्रेजी भाषा में था और किसी अंग्रेज ने निकाला। लेकिन किसी भारतीय के द्वारा पहला न्यूज़पेपर, उसका नाम है बंगाल गजट। ये दी बंगाल और इसका नाम सिर्फ बंगाल गजट। ये भी अंग्रेजी भाषा में था और इसके ऑडिटर थे संपादक गंगाधर भट्टाचार्य। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, उदंत उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। यह भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। इसके संपादक हैं जुगल किशोर और ये प्रकाशित होता था कानपुर से। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अब देखिए आपके पास 3 पॉइंट है। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ? 1826 में। किसने संपादित किया? जुगल किशोर ने। कहाँ से छपता था? कानपुर से। किसी भारतीय के द्वारा निकाला गया पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, और भारतीय कौन थे? गंगाधर भट्टाचार्य। और भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स आगस्ते हिक्की ने निकाला द बंगाल गजट। राजा राममोहन राय, इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। इन्हें राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इनका एक अखबार था फारसी भाषा में जिसका नाम था मिरात उल अखबार। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि पूरी क्लास ही माइंड मैप की तरह माइंड मैप पर बेस है। कुछ और फैक्ट देखते हैं। 1823 1823 में कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडम्स बने और इन्होंने भारतीय समाचार पत्रों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। जॉन एडम्स ने। नेक्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका एक समाचार पत्र था सोम प्रकाश। नील आंदोलन से जुड़े इन्होंने किसानों के हितों का समर्थन किया था।
ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। एक न्यूज़पेपर था सोम प्रकाश, ये प्रकाशित करते थे विद्याचंद्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और इस समाचार पत्र में उस समय एक मूवमेंट था, नील मूवमेंट, नील आंदोलन। ये किसानों का आंदोलन था, तो इस समाचार पत्र ने इस आंदोलन को सपोर्ट किया था। और ये किस भाषा में छपता था? सोम प्रकाश बंगाली भाषा में। अब ये जो सोम प्रकाश है, क्योंकि इसने एक मूवमेंट को सपोर्ट किया था, तो इसके विरुद्ध 1878 में, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। सोम प्रकाश के विरुद्ध उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिटन। इन्होंने एक कानून पास किया जिसका नाम था वर्नाकुल प्रेस एक्ट या देसी भाषा प्रेस अधिनियम। इसे मुंह बंद करने वाला कानून कहा गया। वर्नाकुल प्रेस एक्ट किसने लागू किया? वायसराय लॉर्ड लिटन ने। कब? 1878 में। किस समाचार पत्र के विरुद्ध? यह किया गया था सोम प्रकाश के विरुद्ध। कई बार आ चुका है वर्नाकुल प्रेस एक्ट। बताएंगे क्या होता है। इस वर्नाकुल प्रेस एक्ट को समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। यह बड़ा अच्छा आदमी था। 1882। अच्छा, भारत में जो प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना कराई जाती है, वो लॉर्ड रिपन के समय से ही शुरू हुई थी। 1881 में, 1881 1881 से आज भी प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना कराई जा रही है लॉर्ड रिपन के समय से। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि वर्नाकुल प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया, और ये किया था लॉर्ड रिपन ने। एक गवर्नर जनरल थे, चार्ल्स मैटको। इन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। अच्छा, भारत में न्यूज़पेपर के जो सपोर्टर थे, वो थे वारेन हेस्टिंग, रिपन, मैकाले और मैटको। अब ये वर्नाकुल प्रेस एक्ट क्या था जो लॉर्ड लिटन ने लगाया था? जो भी खबर छपेगी उसका मजिस्ट्रेट से वेरीफाई करना होगा। उस खबर को मजिस्ट्रेट से वेरीफाई करना होगा। और सरकार के खिलाफ न्यूज़पेपर कुछ नहीं छापेगा। यह वर्नाकुल प्रेस एक्ट में लागू किया गया था। एक है हिंदू पेट्रियाट। इसके संपादक थे गिरीश चंद्र घोष। इसके बाद बने हरीश चंद्र मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी से ये खरीदा था ईश्वरचंद विद्यासागर ने। और इसके बाद ये आया कृष्णोदास पाल के पास। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। देखिए कितने अच्छे ढंग से ये चीज समझाई गई है। इस तरह से एक न्यूज़पेपर है अमृत बाजार पत्रिका। ये बंगाली भाषा में छपता था। इसके संपादक थे शिशिर कुमार घोष। और बाद में ये पहुंच गया मोतीलाल घोष के पास। अमृत बाजार पत्रिका। अच्छा, कुछ समाचार पत्र हैं। बस ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद तो 1857 की क्रांति शुरू हो जाएगी। कुछ समाचार पत्र हैं। इनके आगे इनके एडिटर संपादक हैं और ये किस भाषा में प्रकाशित होते थे। तो पहला है इंडिपेंडेंट। इसके संपादक थे मोतीलाल नेहरू और ये अंग्रेजी भाषा में छपता था। इंडिपेंडेंट। कई बार यहाँ से ना मैचिंग का क्वेश्चन आ जाएगा। नेशनल हेराल्ड, जवाहरलाल नेहरू, अंग्रेजी भाषा में। अल हिलाल कई बार पूछा गया है। इसके संपादक हैं अबुल कलाम आजाद और ये छपता था उर्दू में। कामरेड, ये संपादक थे जीना और ये छपता था अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट, वंदे मातरम न्यूज़पेपर का नाम है। संपादक थे अरविंद घोष, ये भी अंग्रेजी भाषा में छपता था। इंकलाब खालिद अंसारी उर्दू भाषा में। गदर पार्टी भी है और गदर समाचार पत्र भी है। लाला हरदयाल संपादक थे। ये अंग्रेजी, उर्दू, गुजराती, हिंदी 4 भाषाओं में छपता था। नेक्स्ट, युगांतर। ये भी एक समाचार पत्र है। संपादक है वरिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्रनाथ घोष। ये बंगाली भाषा में है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक समाचार पत्र है
प्रताप जो कानपुर से प्रकाशित होता था, और उसको इस प्रताप के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। ये हिंदी में छपता था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, और हिंदी का ही एक समाचार पत्र था प्रताप जो कानपुर से छपता था, लेकिन इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। द लीडर मदन मोहन मालवीय संपादक थे अंग्रेजी में। हिंदुस्तान टाइम्स आज भी छपता है, के एम पाणिकर। द हिंदू ये न्यूज़पेपर है जिसे यूपीएससी सब के यूपीएससी एस्पिरेंट सबसे अधिक प्रिफेयर करते हैं। वीर रघुवाचार्य ने अंग्रेजी में। एक है दी सर्वेंट ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ये भी अंग्रेजी में था। और एक लास्ट पॉइंट है इसका, एक संस्था है वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना की थी विलियम जोन्स ने, और विलियम जोन्स ने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस अंग्रेजी ने किया? विलियम जोन्स ने। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने। तो ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा 1857 की क्रांति। ये हम इस क्लास में कंप्लीट नहीं करेंगे, इसके लिए हम एक अलग क्लास करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले क्लास को, जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो थैंक यू वेरी मच।